हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओन बोटिंग। आई एम ट्विंकल गेटवॉल और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, राइट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट्स में से एक है, क्योंकि प्रोनाउन में अगर सबसे ज़्यादा जो किसी सेक्शन में से क्वेश्चंस बनते हैं ना, एरर बनती है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। सबसे ज़्यादा कोई से एग्ज़ाम नहीं बचता है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बचता है जहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन से एरर ना बनती हो। सो मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये सेक्शन को बहुत डेप्थ में आपको मैं समझाऊँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूँ। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। गाइस, अगर आपको लगता है कि कंटेंट सच में यूज़फुल है, हेल्पफुल है और जेन्युइनली आपको पसंद आता है वीडियो, सो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में ही वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में ही वर्ड बता रहा है कि कोई रिलेशन शो कर रहा है, कोई रिलेशन शो कर रहा है। और रिलेशन किस चीज़ में शो कर रहा है? ये रिलेशन शो करता है नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन से किसी क्लॉज का या फिर किसी फ्रेज का। क्या बोला बेटा मैंने? कि रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। किस किस के बीच में? नाउन प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन और क्लॉज या फिर फ्रेज, इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। नाउन क्लॉज के बीच में या नाउन फ्रेज के बीच में, या फिर प्रोनाउन क्लॉज के बीच में, प्रोनाउन फ्रेज के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? चलिए आ जाइए। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है? रेफर टू नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इमीडिएटली बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को रेफर करने का काम करते हैं। किनको? नाउन प्रोनाउन को क्या करने का काम करते हैं? रेफर करने का काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमीडिएटली बिफोर इट लिखा है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नाउन प्रोनाउन जिसको भी रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करेंगे, वो नाउन प्रोनाउन हमेशा इस रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएटली बिफोर, एकदम पहले यूज़ होंगे, एकदम पहले यूज़ होंगे। ध्यान रखिए इस बात को, की पॉइंट है कि एकदम पहले यूज़ होंगे। तो ना रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ से दो बातें हमें कंक्लूजन मिलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को रेफर करते हैं, और वे नाउन प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज़ होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिए ये, क्योंकि आगे सेंटेंस में यही काम आने हैं ये की पॉइंट्स। ये कोई थ्योरी नहीं है रटने वाली कि मैं कोई थ्योरी या डेफिनेशन याद करा रही हूँ। ये मैं वो काम की चीज़ याद करा रही हूँ, जब आप एरर डिटेक्ट करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा यही पॉइंट्स काम आने हैं। तो ये दोनों ही की पॉइंट्स हैं। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन क्लॉज फ्रेज के बीच में रिलेशन बनाने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, नाउन प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया, दैट हो गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हु, हुज, विच, वॉट, ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं। तो यहीं पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस इतना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या करते हैं? रिलेशन बताने का काम करते हैं। किसमें? नाउन प्रोनाउन और किसी फ्रेज के बीच में, ठीक। जबकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन आस्क करने का, क्वेश्चन रेज करने का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। और सेंटेंस के बाद क्या लेते हैं? क्वेश्चन मार्क
लेते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए, हु का मतलब जब यूज़ होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तब मतलब इसका अलग होगा, लेकिन तब जब हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा सेंटेंस में, जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने बोला, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, दिस इज द गर्ल हु स्कोर्ड द गोल। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, दिस इज द गर्ल हु स्कोर्ड द गोल। ये वो लड़की है जिसने गोल को स्कोर किया। अब देखिए हु, अब इसका जो सेंस निकल के आता है वो ये है कि यह वो लड़की है जिसने गोल को स्कोर किया। यहाँ कहीं कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ, आप बोलोगे नहीं, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। यहाँ पे कहीं एंड में क्वेश्चन मार्क लगा क्या, आप बोलोगे नो, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हु तो हमारे एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना, हु तो हमारे क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना। और ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, इस वाले नाउन प्रोनाउन के लिए। और गर्ल क्या है, किसके लिए यूज़ हुआ है, गर्ल के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए यूज़ हुआ है, हु गर्ल के लिए यूज़ हुआ है। और गर्ल हमारा क्या है, गर्ल हमारा नाउन है। गर्ल हमारा क्या है, गर्ल हमारा नाउन है। और नाउन देखो हमेशा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से एकदम इमीडिएटली बिफोर इट यूज़ हुआ है गर्ल। ठीक है, तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और गर्ल यहाँ पे नाउन है, जो कि इमीडिएटली बिफोर यूज़ हुआ है किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के। इतनी बात क्लियर है। चल, अब ये तो था रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि एंटीसीडेंट क्या होते हैं। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी काफ़ी बार आपको ये चीज़ें समझाई हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जब मैंने एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र किया है। तो एंटीसीडेंट होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन होते हैं फॉर विच और रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। वे नाउन प्रोनाउन होते हैं जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ठीक है ना, जिस भी नाउन प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है उन्हीं को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। या फिर कह लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं ना नाउन प्रोनाउन, वही उनका एंटीसीडेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला, ही वॉज द मैन हु आई टॉट केम टू सी माई फादर। अब मुझे बताइए यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द मैन, ये क्या है, नाउन है कि नहीं, बोलो नाउन है कि नहीं, क्योंकि मैन के लिए हु यूज़ हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को रेफर करता है। अब द मैन क्या है, नाउन है, नाउन के लिए हु यूज़ हुआ है। जब मैन के लिए हु यूज़ हुआ है तो मैन क्या हो जाता है, मैन हो जाता है इस सेंटेंस का एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट। तो हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उससे पहले आया है मैन, जो कि एक नाउन है जिसके लिए मैन के लिए ही हु यूज़ हुआ है। और मैन क्या हो जाता है, हमारा एंटीसीडेंट। किसका एंटीसीडेंट, हु का एंटीसीडेंट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट में हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ज़रा फाइंड आउट कीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और उसका एंटीसीडेंट क्या है। फाइंड आउट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैव बीन नरेटेड बाय ओशो। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। तो दैट यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो दैट यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टोरीज़ के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टोरीज़ के लिए। और स्टोरी क्या है, नाउन है कि नहीं, स्टोरी क्या है, नाउन है कि नहीं। तो स्टोरीज जब नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आया है तो ये हो जाता है मेरा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या हो जाता है, मेरा एंटीसीडेंट। क्लियर है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, जरा फाइंड आउट तो करें आप। इट इज़ आई हु हैव नेवर हर्ट एनीवन। इसको फाइंड आउट कीजिए, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है और एंटीसीडेंट कौन सा है। क्विक,
जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है और एंटीसीडेंट कौन सा है। तो देखो, इट इज़ आई हु हैव नेवर हर्ट एनी वन। तो हु क्या है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इससे पहले जो आई है ये क्या हो जाता है, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन है कि नहीं, प्रोनाउन है कि नहीं। और ये जो हु यूज़ हुआ है ये इस आई के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जिस नाउन प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है वो नाउन प्रोनाउन हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएटली बिफोर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आई के लिए, हु किसके लिए यूज़ हुआ है, आई के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए आई हो जाता है इस सेंटेंस का क्या, बोलो, एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट, ठीक है ना। चलिए, आई हैव रेड शेक्सपियर्स पोएम्स हु इज़ अ ग्रेट पोएट। इसमें मुझे बताएंगे ज़रा कि एंटीसीडेंट कौन है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस का। सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। देखिए, ये फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटीसीडेंट पता होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है वो पता होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही नाउन प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक्स हैं, तभी आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। आई हैव रेड शेक्सपियर्स पोएम हु इज़ अ ग्रेट पोएट। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैंने शेक्सपियर की पोएम पढ़ी हैं, मैंने शेक्सपियर की पोम्स पढ़ी हैं, जो एक बहुत ग्रेट पोएट है, तो हु किसके लिए यूज़ हुआ है कि जो एक ग्रेट पोएट है, हु इज़ अ ग्रेट पोएट, तो ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है शेक्सपियर के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है, शेक्सपियर के लिए यूज़ हुआ है। जब शेक्सपियर के लिए यूज़ हुआ है तो वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि रूल कहता है कि जिसके लिए नाउन प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएटली बिफोर आना चाहिए, एकदम पहले आना चाहिए ना। तो क्या यहाँ पे शेक्सपियर आया है, हु से पहले तो शेक्सपियर आना चाहिए, क्योंकि हु शेक्सपियर के लिए यूज़ हुआ है। तो हु से पहले शेक्सपियर आया है क्या, नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसका सही फॉर्मेट क्या है, इसे हम लिखेंगे आई हैव read the poems of Shakespeare who is a great poet, ठीक है। हु इज़ अ ग्रेट पोएट, इतनी समझ में आई आपको बात, हु इज़ अ ग्रेट पोएट। तो अब आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया है कि एपोस्ट्रॉफी एस, शेक्सपियर्स पोएम को हम द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे ये एपोस्ट्रॉफी एस का रूल्स नॉर्मली जो ले रहे हैं क्लासेस, जो समझ गए हैं, वेल एंड गुड। जिनको नहीं समझ में आया है कि कैसे हो गया द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर हमने कैसे लिख दिया है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस को हम ऑफ में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ तीनों ही पोजीशन शो करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। बाकी और डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए, जानने के लिए, पॉइंट्स ऑफ एरर याद करने के लिए, पॉइंट्स ऑफ एरर रूल्स याद करने के लिए आप मेरा नाउन सेक्शन वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसका करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर हु इज़ अ ग्रेट पोएट, ठीक है। चलिए, नाउ अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी तक भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं हु के रूल्स। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ एरर कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कब बनती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। कि कमीशन या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आएगा, कैसे एरर आएगी, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, हु यूज़ ऑफ हु,
देखिए, जब आप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में इसका मतलब हो जाता है कौन। फिलहाल हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है जो या फिर जिसने। क्या हो जाता है? जो या फिर जिसने। ठीक है, चलिए। अब हु जो होता है ना, ठीक है, तो जो का मतलब, हु का मतलब क्या हो जाता है? जो हो जाता है और जिसने हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट भी बनता है। ठीक, सब्जेक्ट भी बनता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो जब सब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब भी सेंटेंस में हु यूज़ होगा तो इससे पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा ये उसे रेफ़र करेगा, और इसके बाद अगर आ जाती है वर्ब, तो ये वर्ब डायरेक्टली इस नाउन प्रोनाउन से अग्री करेगी। किससे अग्री करेगी? इस वाले नाउन प्रोनाउन से एग्री करेगी। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिए, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो कि कभी भी हु से पहले तो बेटा देखो नाउन प्रोनाउन तो आएगा, एंटीसीडेंट तो लेगा। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपना एंटीसीडेंट तो लेगा ही लेगा, तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर हु के बाद कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब इस नाउन प्रोनाउन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला, द वुमन हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टैलेंटेड। देखिए, इस सेंटेंस में हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और कि ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है? इस वुमेन के लिए यूज़ हुआ है कि वुमेन हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टैलेंटेड। वो वुमेन जो कॉम्पिटिशन जीती, सेंस किसका आ रहा है बेटा? जो का। किसका सेंस आ रहा है? जो का। जो कॉम्पिटिशन जीती बहुत ही टैलेंटेड थी। ठीक है, जो कॉम्पिटिशन जीती बहुत ही टैलेंटेड थी। तो वुमेन क्या है बेटा? वुमेन है नाउन। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है ये वुमेन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ब, देखिए अगर यहाँ पे वर्ब होती प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की वर्ब इससे अग्री करती, क्योंकि ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस की वर्ब है, और पास्ट टेंस की वर्ब इज नथिंग टू डू विद द सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखिए कि पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है, पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट के नेचर से, सब्जेक्ट की प्लूरैलिटी सिंगुलैरिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट की वर्ब पास्ट की ही रहेगी। ठीक है, कोई इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे होता विन, तो तब मैं यहाँ पे क्या कर देती? विंस कर देती। वुमेन को देखते हुए मैं सिंगुलर वर्ब का यूज़ करती अगर प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती। इतनी बात क्लियर है? बाकी हम वर्ब्स के बारे में कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सी पास्ट है, क्या है ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तब ज़्यादा हम डेप्थ में जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना इन्फॉर्मेशन ग्रैब कीजिए। करेक्ट, चलिए। सो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मैन हु हैज़ मनी कैन गिव मी अ डायमंड नेकलेस। ठीक, देखिए, द मैन हु हैज़ मच मनी कैन गिव मी ठीक है, कैन गिव मी अ डायमंड नेकलेस। मैन जिसके पास ज़्यादा मनी हो, या जो ज़्यादा मनी रखता हो। ठीक है, मैन जो ज़्यादा मनी रखता हो मुझे डायमंड नेकलेस दे दे। ठीक है, मैन जो, हु का मतलब क्या आया बेटा? जो ज़्यादा मनी रखता हो वो मुझे डायमंड नेकलेस दे दे। तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले क्या है? मैन है जो कि नाउन है, और इसका बन जाता है बेटा ये एंटीसीडेंट। क्या बन जाता है? एंटीसीडेंट। क्या बन जाता है? एंटीसीडेंट। हु के बाद आती है वर्ब, जो कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। हु के बाद आती है वर्ब हैज़। अब हैज़ तो सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी पे डिपेंड करती है, आप सभी को पता होगा इतना बेसिक। तो हु के बाद आती है वर्ब, और ये वर्ब डिपेंड करती है इसके एंटीसीडेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, या बोलूँ नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। तो मैन सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब में यहाँ पे हैज़ यूज हुई, सिंगुलर वर्ब यूज हुई।
अगर यहाँ पे होता प्लूरल तो वर्ब भी यहाँ पे हैव हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, अगर मैन की जगह MEN होता तो फिर यहाँ पे वर्ब भी हु के बाद कैसी हो जाती, प्लूरल हो जाती। इतनी बात क्लियर है। चलिए नाउ थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड एग्जाम्पल कहता है द पर्सन हु टोल्ड दिस स्टोरी विल डाइन विद अस टुडे, ठीक है। पर्सन जो ये स्टोरी बताया वो हमारे साथ आज डाइन करेगा, ठीक। द पर्सन हु देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन ये किसके लिए यूज़ हुआ है, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। और वो पर्सन क्या है नाउन ही तो है, या मैं बोलूँ ये एंटीसीडेंट है। क्या है बेटा, एंटीसीडेंट है हु का, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, ठीक। अब इसके बाद आने वाली वर्ब क्या है, टोल्ड है, जो कि एक पास्ट टेंस की वर्ब, और पास्ट टेंस की वर्ब इज नथिंग टू डू विद द सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। चलिए आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ना यूज ऑफ हुम का देखिए, हुम का जो मतलब होता है वो होता है जो, जिसने, या फिर जिसको, ठीक है। जो, जिसने या फिर जिसको, तीन मतलब निकल के आते हैं हु के। कौन कौन से, जो, जिसने या फिर जिसको, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, अब देखिए दिस इज द मैन अगेंस्ट whom there was so much opposition in the company। ये वो मैन है जिसके खिलाफ there was so much opposition in the company, जिसके खिलाफ बहुत सारा opposition है कंपनी में, ठीक है ना। तो दिस इज द मैन, whom क्या है, जिसके खिलाफ, तो सेंस किसका आया, सेंस आया जिसके, और ये हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। whom किसके लिए यूज हुआ है, इस मैन के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इस मैन के लिए यूज हुआ है। तो दिस इज द मैन अगेंस्ट whom, जिसके अगेंस्ट देयर वाज सो मच ऑपोजिशन इन द कंपनी। तो मैन किसके लिए यूज हुआ है, whom यूज हुआ है मैन के, करेक्ट। तो मैन हो जाता है इस सेंटेंस का एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बोलो, ये हो जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है ना। चलिए दिस इज द मैन अगेंस्ट whom देयर वाज सो मच ऑपोजिशन इन द कंपनी, ठीक है। चलिए द गर्ल whom द स्कूल सपोर्टेड फाइनेंशियली टॉप्ड द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। द गर्ल whom द स्कूल सपोर्टेड, द गर्ल जिसको स्कूल सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, गर्ल जिसको, तो यहाँ पे सेंस किसका आया, जिसको का सेंस आया, कि गर्ल जिसको सपोर्ट करता है स्कूल फाइनेंशियली, उसने क्या कर दिया, बोर्ड एग्जाम्स को टॉप कर दिया। तो whom क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है, इस गर्ल के लिए यूज़ हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। द मैन whom द कमिटी रिकमेंडेड फॉर चेयरमैन ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज न्यू एजिग्नेशन, ठीक है। द मैन whom द कमिटी रिकमेंडेड, तो whom द मैन जिसको कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो यहाँ पे सेंस आता है जिसको। तो द मैन whom द कमिटी रिकमेंडेड फॉर चेयरमैन, जिसको कमेटी ने चेयरमैन के लिए रिकमेंड किया, उसने अपना न्यू असाइनमेंट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जिसको, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका एंटीसीडेंट क्या है, द मैन। क्या है ये, एंटीसीडेंट, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब मुझे एक बात यहाँ पे, अब जो मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, की पॉइंट समझाने वाली हूँ, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो की पॉइंट ये है, आप देख रहे हो हु के बाद, देखिए इन सेंटेंस में हु के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वर्ब आ रही थी, हु के बाद एक वर्ब आ रही थी।
तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हु के बाद वर्ब आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हु के बाद वर्ब ही आएगी, हु के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट भी आ सकता है। देखिए देखिए हु से पहले हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आती है वर्ब जो इस पे डिपेंड करती है। ये स्ट्रक्चर तो अभी तक आपने देखा ना एग्जाम्पल में, ये स्ट्रक्चर अभी तक आपने देखा, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हु के बाद वर्ब ही आए, इसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, इसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ सकती है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जब आप इन सेंटेंसेस में देखते हैं तो यहाँ पे हुम के बाद आपको वर्ब दिखाई दे रही है क्या? नहीं। यहाँ पे हुम के बाद आपको वर्ब दिखाई दे रही है क्या? नहीं। यहाँ पे हुम के बाद आपको वर्ब दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। क्या नहीं दिखाई दे रही है? वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ कि हुम जो यूज़ होता है वो एज अ ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है। कैसे केस की तरह यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हुम ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी यूज़ हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं विच की। चलिए, अब हम बात करेंगे विच की, ठीक है। विच यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। विच किसके लिए यूज़ होता है? सिलेक्शन के लिए, या फिर मैं बोलूँ चॉइसेस के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? चॉइसेस के लिए, ठीक है। चलिए, दिस इज़ द नाइफ विच वॉज यूज टू कट द केक। ये वो नाइफ है, दिस इज़ द नाइफ विच वॉज यूज, जो यूज़ हुआ था केक कट करने के लिए, ठीक है। ये वो नाइफ है, ये वही नाइफ है जो यूज़ हुआ था केक कट करने के लिए। तो विच से पहले देखो आया इसका एंटीसीडेंट नाइफ, आया ना, एंटीसीडेंट आया ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपना एंटीसीडेंट तो लेता ही है। तो विच कि जो ये बता रहा है ये वही चाकू है जो केक कट करने के लिए यूज़ हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द बुक विच यू हैव बॉट इज हाईली रिकमेंडेड। बुक जो तुमने खरीदी, ठीक है ना। चॉइसेस बता रहे हैं ना, ठीक है ना, चॉइसेस बता रहे हैं ना, सिलेक्शन बता रहा है ना किसी चीज़ का। क्या बता रहा है? सिलेक्शन बता रहा है ना, कि वो बुक जो तुमने खरीदी, द बुक जो तुमने खरीदी, जो तुमने सेलेक्ट की, सिलेक्शन हो गया है कि इतनी सारी बुक होंगी कि तुमने कोई खरीदी तो वो बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन सेंस आया कि नहीं आया? आया ना इस सेंटेंस में। तो विच एक सिलेक्शन को बताता है, विच एक चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे द फर्नीचर विच इज़ हाईली एक्सपेंसिव इज़ यूजलेस। फर्नीचर जो कि हाईली एक्सपेंसिव है, फर्नीचर जो बहुत ही महंगा है वो यूजलेस है, ठीक है। ऐसा फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर हैं, फर्नीचर अलग अलग हैं, इतना सब फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, बेड है, इतना सब है, ठीक। उसमें से जो हाईली एक्सपेंसिव है, उसमें से भी सेलेक्टिव बता रहा है ना चीज़ों को, सेलेक्टिव बता रहा है ना चीज़ों को, कि इतने फर्नीचर में से कुछ जो एक्सपेंसिव है, सिलेक्शन कर दिया ना, चॉइसेस बता दी ना, वो यूज़लेस है। जो एक्सपेंसिव है वो यूज़लेस है, ठीक है। तो विच कहीं ना कहीं विच यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए, चॉइसेस बताने के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विच जो यूज़, हाँ एक बात और मैं आपको समझा दूँ यहाँ, यस, ये जो हु यूज़ होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हु यूज़ होता है ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये की पॉइंट है कि हु जो यूज़ होता है वो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, और हुम भी हमारा पर्सन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, हुम भी हमारा पर्सन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और विच जो यूज़ होता है वो अदर देन पर्सन्स के लिए होता है, अदर देन पर्सन के लिए होता है। मतलब अदर देन पर्सन का मतलब है कि विच पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है, विच पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि विच का जो एंटीसीडेंट होगा वो कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है, वो कोई पर्सन नहीं होगा।
आप देख लो विच से पहले नाइफ आ रहा है, ये कोई पर्सन तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। विच से पहले यहाँ पे बुक आ रहा है, ये कोई पर्सन तो है नहीं। विच से पहले यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, तो ये भी कोई पर्सन तो है नहीं। इतनी बात क्लियर है? इतने पॉइंट क्लियर हैं आप लोगों को? बोलो, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जो वॉट है ये मैं आपको कराऊंगी नहीं, वॉट की स्लाइड यहाँ पे गलत लग गई है। वॉट इस स्लाइड का सेशन में नहीं है, वॉट अगले सेशन में आपको कराना है। सो ये नहीं कराना है, ये अगले सेशन का काम है। आज आप 3 प्रोनाउन ही समझिए और इन्हीं पे ही प्रैक्टिस कीजिए। सब करा देंगे एक साथ तो बहुत मामला गंभीर हो जाएगा, घचड़ पचड़ हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है? चलिए, इतनी बात आई होप आपको क्लियर है। नाउ अब जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फर्स्ट सेशन से लेके आज के सेशन तक, ठीक है, आज के सेशन तक, वो सब अब हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? मेरा हर सीरीज़ में एक ही पैटर्न चलता है कि जितना मैं करा देती हूँ वो सब मैं आपको हाथों हाथ रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे तो चलते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, ठीक है? चलिए जी, सब अब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं सब कराती जाऊँगी मैं मिक्स प्रैक्टिस आपका करवाती जाऊँगी, मिक्स प्रैक्टिस सेशन। चलिए, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन हिज स्टडीज़। अब मुझे एक बात बताइए, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स है कि नहीं? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने आपको एक रूल बताया था, आपको याद होगा, जब मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक रूल डिस्कस किया था कि ऑल के बाद ऑल ऑफ के बाद हमेशा ऑल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। जब प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी मैंने बताई थी कि कैसी आएगी, बताई थी कि नहीं? प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोनाउन की, अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि प्रोनाउन का यूसेज हमेशा सब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कैसा है नेचर में? प्लूरल है। जब इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि मेरे सभी फ्रेंड्स। जब मेरे सभी फ्रेंड्स प्लूरल है नेचर में तो हिज तो नहीं आएगा, हिज तो एक के लिए यूज़ होता है, तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? देयर। तो हिज की जगह क्या हो जाएगा? देयर। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है प्रोनाउन का यूसेज हमेशा उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है प्रोनाउन, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। दैट आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन देयर स्टडीज़, ठीक है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो। बोलिए। नाउ नेक्स्ट, इसमें बताइए कहाँ पे एरर है? पढ़िए और बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। चलिए, you cannot rely on their words who
don't words who you cannot rely on their words who do not keep them. Who do not keep them. You cannot rely on their words. तुम उनके words पे rely नहीं हो सकते, depend नहीं हो सकते. Who do not keep them. ठीक है ना? Who do not keep them. तो इसमें बताइए कहाँ पे एरर. यार पेन एक्चुअली पेन में पेन हीटर. You cannot rely on their words who don't keep them. तुम उनके वर्ड्स पे कभी रिलाई नहीं हो सकते. Who don't keep them, जो उनको नहीं रखते हों, जो उनको नहीं रखते हों या जो अपने वर्ड्स को नहीं रखते हों. इसमें बताइए कहाँ एरर है. बताइए कहाँ एरर है. रिलेटिव प्रोनाउन देखिए हु यूज़ होता है किसके लिए. पर्सन्स के लिए. मैंने आपको पहले बताया था हु यूज़ होता है पर्सन्स के लिए. और इससे पहले जो आता है इसका क्या आता है. नाउन आता है. क्या आता है. नाउन आता है. ठीक है. क्या आता है. नाउन आता है. तो वर्ड्स. अब मुझे बात बताइए यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स. तुम उनके शब्दों पे रिलाई नहीं हो सकते जो अपने शब्द ना रखते हों. ठीक है. या मतलब जो अपने वचन ना रखते हों. तो वर्ड. तो देखिए हु यहाँ पे यूज़ होगा क्या, क्योंकि ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे हु यूज़ नहीं होगा. यहाँ पे यूज़ क्या हो जाएगा बोलिए. यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स विच डोंट कीप दैम. ठीक है. विच डोंट कीप दैम. विच डोंट कीप दैम. वैसे सेंटेंस थोड़ा गलत सा लग रहा है. आई डोंट नो. बट इसको आप अभी एक काम करो. इस सेंटेंस को आप अभी स्किप कर दीजिए क्योंकि ये सेंटेंस मुझे गलत लग रहा है और अधूरा सा लग रहा है. सो प्लीज़ स्किप दिस सेंटेंस राइट नाउ. राइट. चलिए ओके. यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे करते हैं बात. एनी ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू बट इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी शॉर्टर. तो टू पेंसिल्स की बात हो रही है. तो टू पेंसिल्स के लिए आप एनी नहीं लगाएंगे. आप क्या लगाएंगे. ईदर. क्या लगाएंगे. ईदर. ठीक है. चलिए. Mukesh and myself will go to him to convince him to marry a widow who is in love with him. ठीक. हम जाएंगे राहुल, मुकेश और मैं राहुल को उसके पास जाएंगे कन्विंस करने कि तू एक विडो से शादी कर ले जो उसके साथ प्यार में है. ठीक है. तो माई सेल्फ नहीं आएगा. हमेशा देखो एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा. तो आई आ जाएगा. क्या आ जाएगा बोलिए. आई का यूज़ हो जाएगा. किसका यूज़ हो जाएगा. आई का यूज़ हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए हु क्या है. यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. हु से पहले क्या आया है. नाउन आया है. विडो क्या है. नाउन ही तो है. और इस किसके लिए यूज़ हुआ है. नाउन के लिए यूज़ हुआ है. रूल रिवाइज हो गया. चलिए बहुत बढ़िया. क्योंकि रूल यही तो था ना अभी आपको समझाया. हु से पहले अगर अपना एंटीसीडेंट लेगा और अगर बाद में कोई वर्ब आती है तो ये वर्ब अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है. और ये बात मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाई है. ये बात मैंने आपको नाउन चैप्टर में भी समझाई है. ठीक है. चलिए. Sheila and Niketan loved one another and there is a rumor that they both together will set up a school. ठीक है ना. शीतल एंड निकेतन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये रूमर है कि वो एक स्कूल को सेटअप करेंगे. ठीक है ना. अब देखिए दो जन हैं शीला एंड निकेतन. वो जब एक दूसरे से प्यार करेंगे. दो जन हैं 1 and 2 एक दूसरे से प्यार करेंगे तो वन अनदर आएगा कि ईच अदर आएगा. ईच अदर आएगा ना. तो यहाँ हो जाएगा ईच अदर. क्या हो जाएगा. ईच अदर. क्योंकि आपको अच्छे से पता है ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है और वन अनदर मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है. इतनी बात क्लियर है. बोलो. इतनी बात क्लियर है. चलिए बहुत बढ़िया. नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर देयर होल हार्टेड एफर्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो
क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की अपेक्षा कर रहे हैं, किससे, गवर्नमेंट से। क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट है वो उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, अपना एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देयर यूज़ हुआ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए यूज़ हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यूज़ हुआ है। अब आप बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो प्रोनाउन हमेशा इट्स यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इट्स यूज़ हो जाएगा। क्या यूज़ हो जाएगा, इट्स का यूज़ हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और एक बात और, कभी भी आप ये वर्ब देखेंगे ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ठीक है ना, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है। इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ होता है। कभी टू को देख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। चलिए, ये एक्स्ट्रा की पॉइंट है, बॉक्स में इसको नोट कर लीजिए। एसएससी इस पे बहुत एरर पुटअप करती है, करेक्ट। और ये तीनों ही एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी में आई हुई एरर्स हैं। यू एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी प्रॉपरली और द बॉस विल फायर अस विदाउट गिविंग अस एनी एक्सप्लेनेशन। तुम्हें और मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज बॉस हमें फायर आउट कर देगा बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है। अब जब भी मैंने आपको बताया, कभी भी आपको एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आपको दिख जाए, आप नंबर कर लो 1, 2 and 1, ठीक है। हैव टू डू माई ड्यूटी, अब माई, देखिए बाद का जो प्रोनाउन है वो यूज़ हो रहा है माई। किसके लिए यूज़ हो रहा है, माई। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था कभी भी 1-2 ऑर्डर हो चाहे 2-1 ऑर्डर हो, चाहे 1-3 ऑर्डर हो चाहे 3-1 ऑर्डर हो, सही है। इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस के बाद में आने वाला प्रोनाउन जो यूज़ होगा, वो वी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। किसके अकॉर्डिंग, वी के। तो क्या हो जाएगा, आवर ड्यूटी। क्या हो जाएगा, आवर ड्यूटी। तो यू एंड आई हैव टू डू आवर ड्यूटी, ठीक है। चलिए, द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट की टीचर और उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, आर रेडी टू नोट हिज एग्रीमेंट। तो देखिए, इस इंस्टीट्यूट का टीचर की बात हो रही है प्लस उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की बात हो रही है, तो दो जन है कि नहीं, तो इसलिए हिज आएगा कि क्या आ जाएगा, बोलिए, देयर आएगा। क्या आ जाएगा, दो से ज़्यादा के लिए देयर आएगा। नोट देयर एग्रीमेंट फॉर दिस प्रपोजल। क्लियर है। चलिए, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स अ नेशन या वंस ड्यूटी, तो मैं बोलूँगी वंस ड्यूटी, क्योंकि वन के साथ पोजेशन दिखाने के लिए वंस ही यूज होता है, ठीक है। यू मस्ट नो दैट हिज हाउस इज बाय फॉर बेटर देन यू, तो बात किसकी हो रही है, हिज हाउस की, कि उसका हाउस मेरे से फार बेटर है या उसका हाउस मेरे हाउस से फार बेटर है। तो मेरे हाउस ना, बेटर देन, हिज हाउस इज बाय फॉर बेटर देन, इसमें एरर है, आप मुझे बताएंगे क्या एरर है, ठीक है। होमवर्क है, मैंने बता दिया किस पार्ट में एरर है, लेकिन एरर क्या है, करेक्शन क्या होगा, आप मुझे बताइए ना। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ़ आई वर ही आएगा, ठीक है। हमें अच्छे से पता है इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्टिव केस होता है, और इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोथेटिकल, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है ना। The thief which was caught red-handed was going to be handed to death for what he did with the minister's wife. thief जो रंगे हाथ पकड़ा गया, जो रंगे हाथ, मुझे बताइए, जो रंगे हाथ, which जो रंगे हाथ पकड़ा गया, मैंने आपको अच्छे से बताया है who यूज़ होता है persons के लिए, ठीक है ना, और which यूज़ होता है other than persons के लिए। इसके लिए यूज़ होता है other than persons के लिए, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे thief क्या है, पर्सन है, तो इसलिए which नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, who आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, who आ जाएगा,
ओके, चलो बहुत बढ़िया। और अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे whom क्यों नहीं आएगा, ये भी तो पर्सन के लिए होता है। whom इसलिए नहीं आएगा क्योंकि whom के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती, who के बाद तो वर्ब आ सकती है, और यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। चलिए, I must say that everyone should respect one's teacher. I must say that everyone हर किसी को अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एवरीवन के साथ, एवरीवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वंस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, हिज टीचर। मैंने आपको बताया था जब जेंडर क्लैरिफाई ना हो, स्पेसिफिक ना हो, तो एवरीवन के साथ हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रोनाउन ही को प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर? Now, this is the last question. I have availed of all the opportunities that have come my way, and this is one of the reasons why I am so rich and content today. तो I have availed, avail के बाद हमेशा क्या आती है, मैंने बताया avail के बाद, मैंने इससे पहले सेशन में इससे पहले सेशन में आई थिंक मैंने आपको पूरी लिस्ट लिखाई थी कि जब मैंने ये कराया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जब मैंने आपको समझाया था डेप्थ में, तब मैंने ये लिस्ट लिखाई थी कि किस किस वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। तो अवेल उनमें से एक है। अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है। तो आई के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ है। क्या है, माई सेल्फ। तो आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव कम माई वे, एंड दिस वन ऑफ द रीजन। तो वन ऑफ तो वन ऑफ को भी चेक कर लेते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, ये आज का सेशन था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। और बाकी आज हमने 3 रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं। आपको कोई भी दिक्कत है सो कमेंट कर दीजिए। बाकी 3 रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं और थोड़े से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बाकी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इतना बड़ा है नहीं, 3 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। बाकी ये हम अब कल के सेशन में कवर करेंगे। 2-3 या मुश्किल से 1-2 क्लासेस और रह गई हैं बस, फिर हमें प्रैक्टिस सेशन लेना है। तो ऑलमोस्ट प्रोनाउन चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। क्लियर? सो बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस।